नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज हम पुनः अंतरा भाग 2 में संकलित कविवर जायसी जी की रचना पद्मावती के नागमती वियोग खंड से 12 मासा के पदों की व्याख्या देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2 पदों की व्याख्या आपको बता दी है। आज जो तीसरा पद है हम उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। एक बात यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, यहाँ जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो तीसरे पद की पंक्तियाँ हैं वो थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हैं, इसलिए मैं उसे ठीक करके यहाँ आपको बताऊंगी, आप उसको ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द हैं, पहले हम उसे देख लें। जैसे माह, या जिसे हम कह सकते हैं माघ, तो माघ का मतलब माघ का महीना। उसके बाद है जड़ काला, जड़ काला अर्थात मृत्यु। सूर, सूर्य अर्थात सूर्य, सूरज। नाहा, नाहा का अर्थ है पति। मुलु, मुलु का अर्थ है जड़ों में। माहुट, माहुट का अर्थ है मेघ वृष्टि, बादल की वर्षा। नीरु, नीरु का अर्थ है जल। झोला, झोला अर्थात झकझोरना। पटोरा, पटोरा का अर्थ है रेशमी वस्त्र। गिये, गिये का अर्थ है गर्दन। तो आइए सबसे पहले हम देखें पद क्या है। लागे माघ परै अब पाला, बिरहा काल भयउ जड़ काला। पहल पहल तन रुई झाँपै, हहरि हहरि अधिकौ हिय काँपै। आई सूर होई तपु रे नाहा, तोहि बिनु जाड़ न छूटै माहा। एहि माह उपजै रस मूलु, तू सो भोर मोर जोबन फूलु। नैन चूवहि जस महवट नीरो, तोहि बिनु अंग लाग सरस चीरो। टप टप बूंद पर ही अस ओला, विरह पवन होई मारै झोला। के हिक सिंगार को पहिरु पटोरा, गियो न हार रही होई डोरा। तुम बिनु काँपै धनी हिया तन तिन उर भाडोल, तेहि पर बिरह जारई कै चाहे उड़ावा झोल। तो आइए अब हम व्याख्या देखें। प्रस्तुत काव्यांश में माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती के विरह दशा का वर्णन यहाँ कवि जायसी ने किया है। पूस के बाद माघ का महीना आता है, जाड़ा और अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही जाड़ा अधिक बढ़ता है कि नागमती की जो वियोग दशा है वह और कष्टदायक हो जाता है। इसका चित्रण जायसी ने यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से किया है। तो आइए हम व्याख्या देखें। चूँकि अभी मैंने कहा पहली ही पंक्ति में है लागेयु माघ परै अब पाला, माघ का महीना लग चुका है और पाला अर्थात सर्दी, अत्यधिक सर्दी जो है वो पड़ने लगी है। बिरहा काल भयउ जड़ काला, और ऐसे समय में नागमती का जो हृदय है वह विरह के कारण और अधिक उसे सर्दी का अनुभव हो रहा है। वो कहती है पहल पहल तन रुई झाँपै, जब इतनी सर्दी पड़ती है तो लोग अपने शरीर को, अपने तन को क्या करते हैं, जो रुई से बने गर्म वस्त्र होते हैं उससे ढक लेते हैं ताकि सर्दी कम हो जाए। हहरि अधिकौ हिय काँपा, परंतु यहाँ कुछ भी उपाय करने से नागमती का कोई उपाय नहीं लग रहा है, उसकी अर्थात उसकी ठंडक कम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि विरह के कारण यह जो सर्दी है उसे और अधिक, उसके हृदय तक जो सर्दी है उसे कपकपा रही है और उसकी सर्दी कम नहीं हो रही है। नागमती का हृदय और जोरों से काँप रहा है। आगे वो कहती है आई सूर होई तपु रे नाहा, तो ही बिनु जार न छूटै माहा। वो कहती हैं कि इस माघ के महीने में इस सर्दी से बचने का, किसके बचने का? नागमती के बचने का एकमात्र उपाय है, और वह उपाय है कि उनके प्रिय से, उनके पति से उनका मिलन। और पति से मिलना
वो कहती हैं कि अगर मेरे पति से मेरा मिलन हो जाता है तो वह उसी प्रकार होगा जैसे सर्दी को कम करने के लिए सूर्य अपना जब ताप देता है तो सर्दी कम लगती है। ठीक उसी प्रकार मेरी सर्दी कैसे कम होगी कि जब मेरा पति, मेरा प्रिय मुझसे आ मिलेगा, और यह सर्दी जो है उस सूर्य के ताप जैसा होगा मेरे लिए पति का मिलना, और मुझे सुख का अनुभव देगा। आगे की पंक्तियों में कवि जायसी जो है वो नागमती के माध्यम से बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एहि माह उपजय रस मूलु, तू सो भोर मोर जोबन फूलू। वो यहाँ पर कहते हैं कि इस महीने में क्या होता है, प्रकृति में जितने भी फूल हैं खिले हुए सब रस से भर जाते हैं। उसी प्रकार जैसे फूल रसों से भर जाते हैं, उसी प्रकार नागमती कहती हैं कि मेरा भी मन इस माघ के महीने में प्रेम भाव से ओतप्रोत हो गया है। अतः वे कल्पना करती हैं कि तुम भंवरों के समान रूप धरकर मेरे निकट आ जाओ। किसे भंवरे का रूप धारण करने को कहती हैं? अपने प्रियतम को, अपने पति को। वो कहती हैं कि तुम भंवरे के समान रूप धरकर मेरे निकट आ जाओ, तब क्या होगा? तब मेरा रूप और रंग फूल की भांति खिल जाएगा। आगे वे कहती हैं नैन चू वहीं जस महवट नीरू। वो कहती हैं नैन अर्थात आँखों से पति के वियोग के कारण नागमती के आँखों से इतना अधिक जल बह रहा है जैसे बादल से बरसात हो रही हो। वो कहती है ना, जस महवट नीरू, जैसे बादलों से बरसात हो रही हो। आगे वो कहती हैं तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। वो आगे कह रही हैं कि जो वस्त्र मैंने पहन रखा है वो क्या हो रहा है कि मेरे आँखों से जो बादल के बरसते पानी या बरसात के समान जो आंसू गिर रहे हैं, वो मेरे बदन पर जितने कपड़े हैं उसे गीला कर रहे हैं। वह बिल्कुल भीग चुका है, और चूँकि कपड़ा जब भीग जाता है तो वो ठंडक महसूस करवाता है। एक तो माघ का ठंडक है यहाँ, दूसरे वो कहती हैं कि मेरे आंसुओं से, मेरी अश्रुओं से मेरे जो शरीर पर पहना हुआ कपड़ा है वह भी गीला हो गया है, जिसके कारण नागमती को जो है वो सर्दी वाण की तरह चुभ रहा है। और इस प्रकार नागमती का जो विरह है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। आगे वो कहती हैं टप टप बूंद पर ही अस ओला। वो कहती हैं जिस प्रकार कि बादलों से टप टप बूंद बरसता है और उसके साथ साथ बर्फ़ के बड़े बड़े गोले गिरते हैं, ठीक उसी प्रकार, बहुत सुंदर यहाँ वो उदाहरण देकर कहती हैं कि ठीक उसी प्रकार मेरे आँखों से जो टप टप आंसू गिर रहे हैं वो ओले की भांति ठंडी प्रतीत हो रहा है। वो लग रहा है जैसे कि बादलों से ओले गिर रहे हों, और वो ओले बर्फ़ जो है वो और अधिक ठंडक मुझे दे रहा है। तथा इस सर्दी में आँखों के जो आंसू हैं, वो कहती हैं विरह पवन होई मारै झोला। और यह जो ओला गिर रहा है, आँखों से आंसू टपक रहे हैं ओले के समान, वह और अधिक ठंड को जो है वो बढ़ा रहा है। और जो हवा चल रहा है, पवन जो चल रहा है तेज, उससे मेरी जो विरह वेदना है वह और अधिक बढ़ रही है। आगे विरह का और विशद चित्रण करते हुए नागमती कहती हैं केहिक सिंगार को पहिरु पटोरा। वो कहती हैं कि ऐसे समय में मैं क्या श्रृंगार करूं, क्योंकि मैं तो वियोग की दशा में हूँ। मुझे कोई श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा, ना ही गले में हार पहनना अच्छा लग रहा है। गियो ना हार रही होई डोरा। वो कहती हैं कि ना, मैं ऐसे समय में, चूँकि मैं वियोग में हूँ, मुझे पति की याद सता रही है, पति मेरे साथ नहीं है। तो जब मेरा प्रियतम ही मेरे साथ नहीं है तो इस परिस्थिति में मैं श्रृंगार किसके लिए करूं? अतः नागमती ना ही गले में हार पहन रही हैं और ना ही
अन्य किसी तरह का आभूषण वो पहन रही हैं। इसके साथ साथ ना ही उन्होंने कोई रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ है। आगे फिर वो कहती हैं, तुम बिनु कांपे धनी हिया, तन तिन उर भाडोल, ते ही पर विरह जराई के, चह उड़ावा झोल। वो कहती हैं कि प्रिय के बिना उसकी स्त्री का शरीर, उसकी स्त्री का यहाँ क्या अर्थ है? स्वयं नागमती। वो कहती हैं, हे प्रिय, तुम्हारे बिना तुम्हारे स्त्री का जो शरीर है वह विरह वेदना के कारण बहुत अधिक दुर्बल और दुबला हो गया है। वह इतना हल्का हो गया है दुबलेपन के कारण कि वह तिनके की भांति प्रतीत हो रहा है। और उस पर इस विरह अग्नि ने शरीर को, वो कहती है ना, देही पर विरह जराई के, वो कहती हैं एक तो शरीर दुबला इतना हो गया है कि वो तिनके के समान हो गया है, और उस पर इस विरह अग्नि ने क्या किया है कि शरीर को जलाकर राख कर दिया है। और अब उसे राख की भांति, उस राख की भांति चहे उड़ावा झोल। वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ, मेरी चाहत है कि अब जो ये राख बचा है, या फिर उस राख की भांति मैं क्या करूँ, उड़ जाऊँ। मैं उस राख की भांति उड़ना चाहती हूँ। तो ये व्याख्या हो गया। अब आप काव्य सौंदर्य में लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों की जो रचना है वो दोहा चौपाई छंद में हुआ है, तुकांत शैली है, यहाँ श्रृंगार रस है। इसके साथ साथ कई जगहों पर अनुप्रास अलंकार हैं, और चूँकि यहाँ विरह का के जो उदाहरण दिए गए हैं अतिशय रूप में दिए गए हैं, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है तथा उपमा अलंकार भी यहाँ देखा जा रहा है। तो यह व्याख्या यहाँ पे समाप्त होती है। एक और पद जो है उसकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में आपको दूंगी। धन्यवाद।